आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का पाठ 18 जिसका नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज बन गया। धनराज। यह पाठ साक्षात्कार शैली में लिखा गया है। यहाँ विनीता पांडे धनराज के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न करती हैं। इस पाठ में विनीता पांडे ने हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का जब साक्षात्कार लिया था उसका एक अंश कक्षा 7 में प्रस्तुत किया गया है। और इस पाठ के बारे में हम धनराज के व्यक्तिगत जीवन व उनके हॉकी के क्षेत्र के जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहले जब विनीता जी उनसे प्रश्न करती हैं उनके बचपन के बारे में, तो धनराज बताते हैं कि उनका बचपन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। उनके पास अपनी हॉकी स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से उनको हॉकी स्टिक वो नहीं खरीद पाते थे और हॉकी स्टिक उन्हें अपने दोस्तों से उधार लेनी पड़ती थी और वो भी उन्हें तब मिलती थी जब उनके दोस्त खेल लेते थे। अर्थात जब उनके दोस्त अपना खेल खेल लेते थे उसके बाद ही उन्हें दोस्तों की हॉकी स्टिक मिलती थी और फिर वे खेल पाते थे। उनके दोनों भाई भी हॉकी के खिलाड़ी रहे, इसीलिए उनका मन भी हॉकी खेलने की तरफ झुक गया। आगे धनराज बताते हैं कि सन 1985 में धनराज ने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 16 वर्ष की आयु में मणिपुर में खेली। इसके बाद 1986 में धनराज सीनियर टीम का भाग बन गए। धनराज व उनके भाई ने उस वर्ष मुंबई में जाकर हॉकी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि उन्हें नेशनल के लिए बुलाया जाएगा, परंतु जब खिलाड़ियों की सूची आई तो उनमें उनका नाम नहीं था, जिस कारणवश वे थोड़े उदास हो गए। पर एक वर्ष के बाद उन्हें ऑलविन एशिया कप के लिए बुलाया गया और फिर वो लगातार आगे ही बढ़ते चले गए। धनराज बताते हैं कि विद्यालयी जीवन की अगर बात की जाए तो वे पढ़ने में ज्यादा अच्छे नहीं थे। मुश्किल से वे 10वीं कक्षा तक पढ़ पाए थे। वे बताते हैं कि अगर वो खिलाड़ी नहीं बन पाते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। धनराज बताते हैं कि मुझे अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा जिस कारण मैं थोड़ा सा तुनक मिजाज हो गया। मेरे मन में जो बात होती है मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ और कभी-कभी मुझे अपनी बातों के लिए पछताना भी पड़ता है। परंतु हाँ, वे कहते हैं कि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो मैं माफ़ी भी माँग लेता हूँ। मुझे माफ़ी माँगने में किसी तरह की कोई शर्म महसूस नहीं होती। विनीता जी द्वारा किए गए अगले प्रश्न के लिए वे जवाब देते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें हमेशा सिखाया है कि प्रसिद्धि हमें अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालना चाहिए। अर्थात अगर हम प्रसिद्ध भी हो जाएं, हमें कोई बड़ा पद भी मिल जाए, तो भी हमें अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। धनराज अपनी माँ और भाभी को अपनी प्रेरणा मानते हैं। धनराज अपने परिवार व अपने मित्रों से बहुत प्रेम करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले कृत्रिम घास 1988 में देखी जब वे दिल्ली आए और कृत्रिम घास देखकर वे बड़े हैरान रह गए थे कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वह कृत्रिम बनावटी घास भी उगा सकता है। इसके बाद धनराज अपनी स्थितियों के बारे में और जानकारी विनीता पांडे को देते हैं और वे बताते हैं कि धनराज बताते हैं कि उनके पास एक सेकंड हैंड अरमाड़ा थी जो उनके एक एम्प्लॉयर ने उन्हें दी थी। धनराज बताते हैं कि क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वे लोकल ट्रेनों में ही सफर करते थे। टैक्सी में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उनका सबसे पहली जिम्मेदारी थी अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करना। वे चाहते थे कि अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करें और फिर अन्य कोई काम। और वो ये भी बताते हैं कि तब खिलाड़ियों को इतना पैसा नहीं मिलता था जितना अब मिल जाता है। अब वो बताते हैं कि जब उन्होंने सन 2000 में उन्होंने एक 2 बेडरूम का घर खरीदा। हालांकि वो बड़ा नहीं है, पर वो कहते हैं कि हम लोगों के लिए पर्याप्त है जिसमें मेरा परिवार रह पाए।
धनराज फिर आगे ये भी बताते हैं कि महाराष्ट्र महाराष्ट्र सरकार ने भी खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए, मेरा सम्मान करते हुए मुझे एक ऐसा घर दिया है जिसे मैं कभी नहीं खरीद पाता। तो इस प्रकार हमें इस पाठ के माध्यम से धनराज के पारिवारिक स्थितियों के बारे में और उनके जीवन क्षेत्र से जुड़ी हुई एक खिलाड़ी के रूप में जो उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है।